नाम के गांव में विजय और ब्रजेश नाम के दो दोस्त रहते थे। माधव एक बड़ा ही भोला भाला और सरल व्यक्ति था, जबकि उसका दोस्त ब्रजेश बहुत ही बिगड़ैल था। क्योंकि दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते थे, इसीलिए उनकी मित्रता हो गई थी। ब्रजेश, जिसे सब बिरजू कहकर बुलाते थे, वो दिन भर आवारागर्दी के अलावा और कोई काम नहीं करता था। विजय के पिता गुजर चुके थे। वो अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। वो दिन भर अपनी 4 बीघा जमीन में खेती करके पसीना बहाता और अपनी माँ और अपना पेट पालता था। एक दिन विजय थका हारा जब अपने घर आया, तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है, फिर रात को घर आकर मेरे लिए खाना भी बनाता है। थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा। ये तो कैसी बात करती है माँ। मेरी उम्र अभी जवानी की है और जवानी की उम्र काम करने की होती है, आराम करने की नहीं। बेटा, मैं तुझे दिन भर पसीना बहाते हुए देखती हूँ, तो मुझे अपने बीमार होने पर बड़ा दुख होता है कि मैं तेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना सकती। दिल छोटा मत कर माँ। जब मैं तेरे लिए खाना बनाता हूँ तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अभी इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि पड़ोस के महेश चाचा आ गए और कहने लगे, बहन तू बड़ी ही खुशनसीब है कि विजय जैसा बेटा तुझे मिला। एक तरफ तेरा बेटा है जो सारा दिन खेतों में काम करता है और फिर रात को तेरे लिए खाना भी बनाता है। दूसरी तरफ मेरा बेटा है जो दिन भर आवारागर्दी के अलावा और कुछ नहीं करता। अरे चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। बिरजू धीरे धीरे करके काम करने लगेगा। क्या खाक काम करेगा बेटा? पहले तो वो सिर्फ काम ही नहीं करता था, दिन भर निठल्ला बनकर घूमता था, लेकिन अब तो वो गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। तो आप उस शादी को क्यों नहीं कर देते? शादी के बाद वो सुधर जाएगा। ये कैसी बातें कर रही हो बहन? उसकी शादी करके क्या किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी है? काम काज तो वो कुछ करता नहीं है। जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वो अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? विजय, तू तो उसका दोस्त है, उसे समझाता क्यों नहीं बेटा? आप बिल्कुल चिंता न करें महेश चाचा, मैं कल ही इस बारे में बिरजू से जरूर बात करूंगा। ये लो, मेरे घर में खीर बनी थी और खीर तुझे बहुत ही पसंद है ना विजय, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। विजय ने महेश से खीर ले ली और महेश मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अगले दिन विजय बिरजू से जाकर मिला और कहने लगा, बिरजू भाई, तेरे पिता तुझसे बहुत ही परेशान रहते हैं। तू क्यों काम धंधा नहीं करता? ब्रजेश विजय का दोस्त तो था, मगर अंदर ही अंदर वो विजय से बहुत ही जलता था। क्योंकि गांव में सब लोग विजय की तारीफ करते थे और बिरजू की बुराई करते थे। विजय की बात सुनकर बिरजू गुस्से में आकर बोला, मेरा बाप मेरी शिकायत पड़ोसियों के घर जाकर भी करने लगा। ऐसी बात नहीं है बिरजू, महेश चाचा हमारे घर जैसे ही तो हैं और तू मेरा दोस्त है। भला वो मुझे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? तो तू मेरे बाप का वकील बनकर आया है। ऐसा मत कहे बिरजू, वो तो तेरे पिता हैं। अगर तू कुछ काम धंधा करेगा तो तेरा ही फायदा है और तेरे पिता पर भी काम का बोझ कम हो जाएगा। अरे ओ, अभी मेरी कोई काम करने की उम्र है? मेरी तो मौज मस्ती करने की उम्र है। नहीं भाई, ये उम्र काम करने की है। इसी उम्र में ही आदमी मेहनत कर सकता है और तरक्की कर सकता है। जो जवानी के दिन बेकार में गुजार देता है, उसके लिए बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं होता। मेरी बात पर जरा गौर करना। इतना कहकर विजय अपने खेत की तरफ चला गया। वहीं बिरजू गुस्से से भरा हुआ उसे जाते हुए देख रहा था। बिरजू मन ही मन बड़बड़ाने लगा, कुछ सालों पहले ये मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलता था और आज मुझे मेहनत का पाठ सिखा रहा है। ठीक उसी समय वहां पर एक साहूकार अपने कुछ गुंडों के साथ आ धमका। साहूकार गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। क्यों बिरजू, तुझे पता है ना इस महीने तेरे ऊपर ब्याज कितना बढ़ गया है? हाँ हाँ, पता है सेठ जी, और आपसे तो बोला है कि सारे पैसे लौटा दूंगा। लौटा दूंगा नहीं, कब लौटाएगा ये बता। पिछले 3 महीनों से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं सिर्फ तेरे पिता का लिहाज करके चुप हूं, वरना तेरी जगह पर कोई और होता तो उसकी हालत खराब कर देता। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे 2 घंटे की मोहलत देता हूं। मेरे पैसे लौटा देना, वरना तेरे बाप से पैसे वसूल करूंगा और उन्हीं के सामने तुझे पिटवाऊंगा, समझा? इतना कहकर साहूकार पैर पटकते हुए वहां से चला गया। जो पैसा मैं इससे ब्याज पर लाया था वो तो मैंने जुए में लुटा दिया। अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई? अगर ये पिताजी के पास पहुंच गया तो पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे।
तभी बिरजू के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा। क्यों ना मैं विजय से पैसा उधार मांगता हूँ। इस पूरे गांव में सिर्फ एक विजय ही है जिसे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। वो मुझे पैसे जरूर दे देगा। बिरजू दौड़ते हुए विजय के पास पहुंचा और रोता हुआ चेहरा बनाकर मदद मांगने लगा। अरे भाई, मैंने तुझे मना किया था ना कि जुआ मत खेल, मगर तू नहीं माना। अब देख, साहूकार तुझे मारने को चला है। तू मुझे बचा ले दोस्त, मुझे पैसे दे दे। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा और मेहनत से काम करूंगा। जल्दी से जल्दी तेरे पैसे लौटा दूंगा। विजय की फसल अभी कुछ दिनों पहले ही बिक चुकी थी। उसके पास वो पैसे रखे हुए थे। विजय ने वो पैसे बिरजू के हाथों में देकर कहा। दोस्त, ये ले पैसे और जाकर साहूकार को दे दे और कल से काम करना शुरू कर दे। बिरजू पैसे लेकर वहां से सीधा साहूकार के पास पहुंचा और उसने वो पैसे साहूकार को लौटा दिए। 2-4 दिन ही बीते थे। बिरजू, जो कि एक बिगड़ा हुआ युवक था, वो पहले से भी ज्यादा पैसे साहूकार से ब्याज पर ले आया और कुछ ही दिनों में बिरजू ने वो सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा दिए। इधर विजय की मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत आन पड़ी। तब वो दौड़ते हुए बिरजू के पास पहुंचा और कहने लगा। भाई, तूने जो मुझसे पैसे लिए थे उसमें से कुछ पैसे मुझे दे दे। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तूने मुझे कुछ ही दिनों में पैसे लौटाने का वादा किया था। जब तक मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। ये सुनकर बिरजू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो कहने लगा। तुझे तो गांव में हर कोई अच्छा बोलता है, तुझे तो कोई भी उधार दे देगा। जाकर कहीं और से उधार क्यों नहीं मांग लेता? मैं उधार क्यों मांगूंगा बिरजू, जब मेरे पैसे तेरे ऊपर निकल रहे हैं। बिरजू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर विजय का दिल टूट गया। वो बुरी तरह से परेशान होकर बोला। तू मेरा दोस्त है बिरजू, इसीलिए मैं चाहकर भी तुझे बुरा भला नहीं बोल सकता। लेकिन अब मैं तेरी शिकायत महेश चाचा से जरूर करूंगा। सिर्फ उन्हीं का लिहाज करके मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। इतना कहकर विजय वहां से चला गया। अब बिरजू को अपनी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। तब बिरजू ने देखा कि गांव के नरेश काका अपने हाथ में एक पोटली पकड़े हुए विजय के घर की ओर जा रहे थे। अरे काका, कहाँ जा रहे हो? 2 दिन बाद बिटिया की शादी है और इस पोटली में बिटिया के दहेज के सोने के गहने हैं। मैं अपनी पत्नी विमला के साथ शहर में कुछ खरीदने जा रहा हूँ। तब तक ये गहने मैं विजय के घर पर रखकर जा रहा हूँ। भला विजय से ज्यादा ईमानदार आदमी इस गांव में कौन है? इतना कहकर नरेश काका वहां से चले गए। उनकी बातें सुनकर बिरजू के मन में विजय के लिए ईर्ष्या का भाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। तभी वहां पर साहूकार अपने गुंडों के साथ आ पहुंचा और बोला। अभी तक तेरे इस बार के पैसे नहीं आए। बिरजू, जो कि बहुत ही गहरी सोच में एक योजना बना चुका था, वो मुस्कुराकर बोला। चिंता मत करो सेठ जी, 2 दिन के बाद तुम्हारे पैसे पहुंचा दूंगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन और, तीसरा दिन मेरा होगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। असल में बिरजू विजय के घर पर चोरी करने का योजना बना चुका था। वो जानता था कि विजय दिन भर तो खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और उसके घर पर उसकी बीमार मां लेटी रहती है। तो अगले दिन बिरजू दोपहर के वक्त पहले बाजार गया और वहां से ठीक वैसी ही पोटली खरीदी जैसी पोटली उसने नरेश काका के हाथों में देखी थी। फिर वो विजय के घर पर गया तो विजय की माँ कहने लगी। क्या बात है बेटा बिरजू, सब कुशल से तो है ना? हाँ काकी, सब कुछ ठीक है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका हालचाल पता करता चलूं। ये लो, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। असल में मिठाई में बिरजू ने नींद की दवाई मिला दी थी। विजय की माँ ने बड़े ही प्यार से एक लड्डू खा लिया और खाते ही उसे नींद आने लगी। वो कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गई। बिरजू ने बड़ी ही चालाकी से अलमारी में से गहनों की पोटली निकाली और ठीक वैसे ही पोटली उस जगह पर रख दी ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन नरेश काका विजय के घर पर आकर अपने गहनों की पोटली को मांगने लगे। काका ने कहा। विजय, वो गहने मुझे वापस देना। विजय ने पोटली लाकर काका को दे दी, मगर जैसे ही पोटली काका ने खोली तो वो ये देखकर हक्का बक्का रह गए कि उसमें पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे सोने के गहने कहाँ पर हैं? ये देखकर विजय के माथे पर पसीना आ गया। वो बोला। काका,
आपने जैसी पोटली मुझे दी थी, मैंने पोटली वैसी की वैसी रख दी। मैंने तो पोटली को खोलकर भी नहीं देखा। अरे ये क्यों नहीं कहता विजय कि मेरे गहनों पर तेरी नीयत खराब हो गई थी और तू उन्हें बेच आया है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बात का विश्वास कीजिए काका। तो फिर इसमें कंकर पत्थर कहाँ से आ गए? ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा विजय। मैं पंचायत में तेरी शिकायत करूंगा। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें गांव का मुखिया महेश चाचा और बिरजू भी था। बिरजू तो बहुत ही खुश हो रहा था। हर कोई विजय को कोस रहा था। तो विजय, ये थी तेरी मेहनत? लोगों की आंखों में धूल झोंकते हो? तुझे शर्म नहीं आती? अपने ही गांव में डाका डाल दिया। ये है इस विजय की सच्चाई। तुम सबने ही इसे सर पर बिठाकर रखा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। कुछ गांव वालों ने तो गुस्से में आकर विजय की पिटाई कर दी। ये देखकर विजय की माँ कहने लगी, बेटा, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि तूने चोरी की? सच कहता हूँ माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मगर उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इतनी देर में अचानक नरेश काका की पत्नी विमला काकी वहां आई और नरेश के पास आकर बोली, तुम सब विजय को क्यों मार रहे हो? तुमने जो गहने दिए थे वो इसने बेच दिए। उस सोने को बेचकर इस बेचारे को मुश्किल से 2 पैसे भी नहीं मिले होंगे। ये तुम क्या कहती हो? क्योंकि वो सोना कोई असली गहना नहीं था, बल्कि पीतल का था। उसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था। असली सोने का कंगन तो मेरे पास है, लेकिन फिर भी वो पोटली। अरे, मैंने तुम्हें तोते की तरह बताया था कि अलमारी में 2 रंग की पोटलियां हैं, नीली और लाल। लाल वाली पोटली में नकली गहने हैं और नीली वाली में असली गहने। तुमने लाल वाली यानी नकली पोटली, जो कि गहनों से भरी थी, उसे उठाकर विजय को दे दिया। अरे, वो तो अभी अचानक मेरी नजर पड़ गई तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गई। मैं विजय को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये चोरी नहीं कर सकता। विमला काकी ने अभी इतनी बात की ही थी कि तभी अचानक साहूकार गुस्से से लाल पीला होते हुए वहां पर आ धमका और बिरजू से कहने लगा, नकली गहने देकर मुझे बेवकूफ बनाता है। इतना कहकर साहूकार वही चुराई हुई पोटली सबके सामने फेंक देता है। और सारी की सारी पोल पट्टी अब खुल चुकी थी। सभी लोग समझ चुके थे कि चोरी बिरजू ने की है। तभी विजय की माँ बोली, अब मुझे याद आया कि कल बिरजू ही घर पर आया था और इसने मुझे लड्डू खिलाया। वो खाते ही मुझे बुरी तरह से नींद आ गई थी। अभी भी मेरा सर भारी हो रखा है। अपनी पोल खुलते देखकर बिरजू सबसे माफी मांगने लगा। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। तू कलंक है। तूने अपने दोस्त के घर चोरी की। तू दोस्ती पर कलंक है। इस बार तो बिरजू ने हद ही कर दी। इसके धोखे के कारण हमने विजय जैसे सीधे साधे और सच्चे इंसान की पिटाई कर दी। देखते क्या हो, सब लोग पीटो इस बिरजू को। बिरजू की पिटाई हुई मगर विजय ने उसे बचा लिया। मत मारो इसे, ये मेरा दोस्त है। मैं इसे पिटता हुआ नहीं देख सकता। इसकी आंखें बता रही हैं कि इसे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तुम्हें फंसा रहा था और तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी मेरे दोस्त। इसके बाद बिरजू ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी। इस घटना के बाद बिरजू भी मेहनत करके जीवन बिताने लगा।